एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस जैसा कि आपने कहा था कि आपको अर्थशास्त्र के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरी बुक से वो कौन कौन से महत्वपूर्ण है, एक ही वीडियो में आपको वो सारे प्रश्न दे दिए जाएं। ठीक है, तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक ही वीडियो में, जो भी आपके महत्वपूर्ण हैं अर्थशास्त्र में इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। ओके, और इन सारे प्रश्नों को आप लिख लीजिए क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आपको लिखते चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निम्नलिखित में से कौन व्यापार संतुलन का घटक है, यानी कौन सा ऐसा व्यापार है जो संतुलन का घटक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर है उसको देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर हमें ऑप्शन दिया है विदेशी ऋण, एंड इसके बाद सेकंड नंबर पर ऑप्शन है वस्तुओं का आयात, इसके बाद सी नंबर पर है प्रत्यक्ष निवेश और डी नंबर पर है असंतरण भुगतान। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है, तो कौन सा है? यहाँ पर जो आपका बी नंबर पर ऑप्शन है ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, वस्तुओं का आयात। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो प्रश्न आपका क्या है उसको पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है। आपको देखिए जब भी आप प्रश्न पढ़ो तो एकदम सही से पढ़ना, ये दिया गया है या फिर नहीं है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज होकर गलत हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है? पहले ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पर हमें ऑप्शन दिया गया है ब्याज अदायगियां, बी नंबर पर है प्रमुख उपदान, सी नंबर पर है रक्षा व्यय एंड डी नंबर पर है ऋण वसूली। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है, जो क्लियर है, वो यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, प्रमुख उपदान। ठीक है, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। इसी तरह से जो नेक्स्ट है उसको पढ़ते हैं। तो देख सकते हो आप, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च व्यय का अधिक कहलाता है। क्या कहलाता है? देखिए खर्च का मतलब व्यय करना। राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का अधिक क्या कहलाता है? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है तरलता अनुपात, बी नंबर पर ऑप्शन है राजस्व घाटा, इसी तरह से सी नंबर पर ऑप्शन है बजटीय यानी वित्तीय घाटा, एंड यहाँ पर इस तरह से कर लेना। यहाँ पर डी नंबर पर है शुद्ध निवेश। तो सही ऑप्शन चुनिए कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजस्व घाटा। राजस्व प्राप्तियों की अपेक्षा राजस्व खर्च का अधिक क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। ठीक है, राजस्व घाटा क्या है? कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, अतिलग उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा कहलाता है वो। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है तो वो यहाँ पर क्या दिया गया है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो आपका प्रश्न है यहाँ पर दिया गया है कि तरलता अनुपात, क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान सी हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है उसको पढ़ते, एक आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रह गया है उसको भी देख लीजिए। तो देखिए इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो ए नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है C-1 एंड बी नंबर पर है C+1, सी नंबर पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1 - C एंड डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन क्या है
कि यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान सी हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। यहाँ पर जो आपका सी नंबर पर ऑप्शन है यही हो जाएगा राइट ऑप्शन, 1 - सी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो क्या दिया गया है उसको पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5वां प्रश्न है कि वृत्ताकार आय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है। तो कौन सा शामिल है। ए नंबर पर ऑप्शन है सरकार एवं परिवार क्षेत्र, बी नंबर पर है सरकार एवं फर्म क्षेत्र एंड सी नंबर पर है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार क्षेत्र एंड हमें डी नंबर पर ऑप्शन मिला है परिवार एवं फर्म क्षेत्र। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं कि वृत्ताकार आय प्रवाह के द्विक्षेत्रीय प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल है। तो वो हो जाएगा परिवार एवं फर्म क्षेत्र। क्लियर, ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। इसी तरह जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है, कौन करता है। पहले ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें ए नंबर पर ऑप्शन क्या दिया गया है, पहले उसको पढ़ते हैं। ए नंबर पर ऑप्शन है पूंजीपति, बी नंबर पर है केंद्रीय बैंक एंड सी नंबर पर है बहुराष्ट्रीय, डी नंबर पर है सरकार। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। तो कौन करता है, हमें पता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, जो बी नंबर पर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिला है वही हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, केंद्रीय बैंक। इसी तरह से अगला प्रश्न जो है उसको पढ़ लीजिए। तो आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया। 1948 में एंड बी नंबर पर ऑप्शन है 1949 में। इसी तरह से सी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है 1950 में और डी नंबर पर है 1951 में। तो प्रश्न हमारा था कि भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो कब किया गया। यहाँ पर जो हमारा ए नंबर पर ऑप्शन है 1948, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जाए इन सारे प्रश्नों को साथ ही साथ लिखते चलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। पहले हम यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, ए नंबर पर हमें ऑप्शन मिला है वित्त मंत्रालय द्वारा, बी नंबर पर है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एंड डी नंबर पर है राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन, सी नंबर पर ये है एंड डी नंबर पर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो हमारा प्रश्न था कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो डी नंबर पर ऑप्शन है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ठीक है, इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि चाय की कीमत में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ध्यान से समझिए इसको कि चाय की कीमत में वृद्धि का कॉफी की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें वृद्धि होगी, ए नंबर पर ऑप्शन है, या फिर कमी होगी, या फिर यथास्थित बनी रही यानी जैसी है वैसी ही रहेगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चाय की कीमत में अगर वृद्धि हो तो कॉफी की मांग पर क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर जो ए नंबर पर ऑप्शन है वृद्धि होगी, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है कि भारत में
निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? तो किस बाजार में पाई जाती है? देखिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके बाद जो राइट आंसर है उसको लिखेंगे। ए नंबर पर ऑप्शन है कार बाजार में, बी नंबर पर ऑप्शन है नमक बाजार में, एंड सी नंबर पर है गेहूं बाजार में। इसी तरह से हमें डी नंबर पर ऑप्शन दिया गया है इनमें से किसी में नहीं। तो भारत में निम्नलिखित में से किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है? तो यहाँ पर कई बार इस प्रश्न को हम देख भी चुके हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, गेहूं बाजार में। ठीक है, इसी तरह से जो अगला प्रश्न है उसको भी पढ़ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रश्न। तो प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? हमें पता है कीन्स ने दिया है, यही राइट ऑप्शन है। एंड और ऑप्शन हमें क्या मिले थे? पीगू को, मार्शल को, J.S. मिल को। तो प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? कीन्स ने दिया। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अब इसके बाद कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा? ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए कि जो आपके आंसर है डायरेक्टली उन्हीं को रख दिया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जो राइट है उसी को यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? तो किसका किया जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से ये आपको चूज करके लिख कर आना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण नहीं है? अर्थव्यवस्था में समग्र मांग। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है तो वो दिया गया है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको पढ़ लीजिए कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में होगी। तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या होगी? कमी होगी। ये जो आपका प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यही आपको जो आपका ऑप्शन ये मिलेगा वो आपको चूज करके लिख कर आना है। आपको ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि चाय की कीमत में वृद्धि से चीनी की मांग में वृद्धि होगी, कमी होगी, या फिर 1 और 2 दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो चूज करके आना है, कमी होगी। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, कई बार पूछा गया कि विलासिता की वस्तुओं की कीमत लोच होती है। तो कैसी होती है? विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। ठीक है, यही हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक होती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि कुल परिवर्ती लागत बराबर है। कुल परिवर्ती लागत बराबर है, तो किसके बराबर है? औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो जो आपका सही ऑप्शन होगा वही आपको चूज करके लिख कर आना है। तो यही हो जाएगा राइट ऑप्शन। औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा। कुल परिवर्ती लागत बराबर क्या होता है? औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट। इसी तरह से नेक्स्ट जो प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो आपका क्या दिया गया है? तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बाजार संतुलन है। क्या है? बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति। 4 ऑप्शन मिलेंगे, यही आपको चूज करके लिख कर आना है।
तो बाजार संतुलन है, क्या है, बाजार मांग बराबर बाजार पूर्ति, कुल परिवर्ती लागत बराबर होता है औसत परिवर्ती लागत प्लस कुल उत्पादन मात्रा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, तो दिया गया है कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, हमें पता है 1929 में, ठीक है। और इसका हम आंसर भी देख चुके हैं कि विश्वव्यापी मंदी क्या है, टिप्पणी कीजिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। तो विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई, 1929 में। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए अगला जो प्रश्न है तो वो यहाँ पर हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। अब यहाँ पर दिया गया कि विषय नहीं है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर ये दिया होता कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करती। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आपको यही वाला ऑप्शन चूज करके लिखकर आना है, मांग का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, तो जो मांग का नियम है ये समष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, यही ऑप्शन आप चूज करके लिखकर आओगे। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है उसको पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न है कि समष्टि अर्थशास्त्र के प्रवर्तक कौन थे, कई बार पूछा गया है, तो कौन थे, J.M. कीन्स, ठीक है। इसके बाद अगला आप देख सकते हो कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, तो हमें पता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, ठीक है। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे पूरी बुक से यही आपको तैयार कर लेने हैं, ये आपके सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो इन सबको आप तैयार कर लीजिए। अर्थशास्त्र का पेपर इस तरह से देकर आओगे आप, एक भी नंबर उसमें आपका छूटे ना, ठीक है। इस तरह से तैयारी कीजिए अभी से आप, ओके। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।